साध्वी प्रज्ञा को लेकर रंग लाई सुदर्शन न्यूज की मुहिम। 9 साल बाद जेल से जमानत पर रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा। कई सालों से बेकसूर साध्वी के साथ खड़ा रहा सुदर्शन न्यूज। लंबी बीमारी के बाद अभिनेता विनोद खन्ना का निधन। 70 साल की उम्र में हुआ निधन। कई महीनों से चल रहे थे बीमार। बॉलीवुड के हैंडसम हंक विनोद खन्ना ने विलेन बनकर शुरू किया था अपना फिल्मी करियर। संन्यास नहीं लेते तो सदी के महानायक जैसा होता विनोद खन्ना का रुतबा। विनोद खन्ना के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घर पर उमड़े। विनोद खन्ना के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार वर्ली के शमशान घाट पर हुआ। कश्मीर कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला। एक अधिकारी समेत 3 शहीद, 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला। 1 अधिकारी और शहीद, 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सस्ती उड़ान की शुरुआत की। मौके पर पीएम ने कहा कि हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सीएम पेमा खांडू की मौजूदगी में पार्षद बीजेपी में शामिल। कश्मीर घाटी में अमन कायम करने के लिए महबूबा सरकार ने फेसबुक, ट्विटर समेत 22 सोशल मीडिया साइट्स पर लगाया बैन। अयोध्या में बरसों से बंद पड़ी रामलीला फिर शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। योगी सरकार में ई पूजा को बढ़ावा। एमसीडी चुनाव में जीत की हैट्रिक मारने के बाद मेयर के नाम पर बीजेपी में होगा मंथन। तीनों जोन में 181 सीट जीतकर आप और कांग्रेस को चटाई है दूर। एमसीडी में हार के बाद आप में इस्तीफों का दौर जारी। संजय सिंह ने पंजाब आप का प्रभारी पद छोड़ा। दुर्गेश पाठक ने भी छोड़े पद। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के निजीकरण की संभावनाओं को किया खारिज। आम लोगों के हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही इसे जन सेवा के दायित्वों के निर्वहन से भी जोड़ा। दिल्ली में फाइनेंस का काम करने वाले एक शख्स ने खुद को मारी गोली। ब्याज पर दी गई करोड़ों की रकम वापस न मिलने पर मौत को लगाया गले। चेकिंग के नाम पर इंदौर पुलिस की दादागिरी का एक वीडियो आया सामने। इसमें सरेआम बुजुर्ग की बेरहमी से पुलिसकर्मी पिटाई कर रहा है। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया अपना टैक्स प्लान। इसमें उन परिवारों को टैक्स में राहत दी गई है जिनके बच्चे हैं या जिन पर कोई निर्भर है। वीवो ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन V5S को आज गुरुग्राम में एक इवेंट के दौरान किया लॉन्च। स्मार्टफोन की खासियत इसका सेल्फी कैमरा। कंपनी ने कीमत 18,999 रुपये रखी। शेयर बाजार ने आज पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़कर बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार। वहीं निफ्टी ने भी बनाए नए रिकॉर्ड। बाहुबली 2 ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के मामले में बनाया रिकॉर्ड। 24 घंटे में बाहुबली 2 के 10 लाख से ज्यादा टिकट बुक हुए। फिल्म ने आमिर की दंगल की टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हाफ गर्लफ्रेंड स्टार को साइना नेहवाल की बायोपिक के लिए साइन किया। बास्केटबॉल के बाद बैडमिंटन खेलेंगी श्रद्धा। साइना के रोल में हुई कंफर्म। सुपरहिट फिल्म जुड़वा का बनने जा रहा है सेकंड पार्ट। इसमें वरुण धवन राजा और प्रेम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई शुरू। फिल्म में वरुण के साथ तापसी आएंगी नजर। विराट कोहली की कामयाबी के पीछे उनकी गजब की फिटनेस का बड़ा हाथ। विराट ने अपने डाइट और मनपसंद एक्सरसाइज का किया खुलासा। साथ ही कहा कि फिटनेस में उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। पूर्व रणजी क्रिकेटर अमोल जिखर को उनके निवास स्थान सिविल लाइंस नागपुर में मृत पाया गया। व्यापार में चल रहे पैसे के लेन देन और नुकसान होने के कारण अमोल ने अपने आप को फांसी लगा दी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर जफर अंसारी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का किया फैसला। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने फैसला वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए लिया। सेरेना विलियम्स ने हाल ही में उनके गर्भवती होने की खबर फैलने को लेकर दिया बयान। कहा उनसे गलती से यह फोटो शेयर हो गई जिससे यह खबर बाहर आ गई।
नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। दिन भर की तमाम खबरों के बीच कुछ ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसे देखकर आप भी जरूर कहेंगे हां, खबर तो यह है। अगले 1 घंटे तक हम आपको वो तमाम खबरें दिखाएंगे जो आपसे ताल्लुक रखती हैं। तो मत बदलिएगा चैनल, सब कुछ देखेगा यहीं, क्योंकि खबर तो ये है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर सुदर्शन न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग लाई। 9 साल बाद जेल से जमानत पर आखिरकार साध्वी प्रज्ञा रिहा हो गई। कई सालों से बेकसूर साध्वी के साथ सुदर्शन न्यूज खड़ा रहा। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा पहली बार मीडिया के सामने आई। साध्वी प्रज्ञा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए पूरी तरह कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन मुंबई एटीएस पर भी गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं पिछले 9 साल पहले कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते जेल में थी। अभी मैं सिर्फ अर्धमुक्त हुई हूं। मैं अभी मानसिक रूप से बंधन में रहूंगी। मैं कोर्ट को धन्यवाद देती हूं कि मुझे इलाज कराने का अवसर दिया और खुले में सांस लेने की आजादी मिली। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी शुरू में आतंकवादी कह दिया, लेकिन यह भी कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ हैं, मैं अभी मुक्त हूं और अब अपना इलाज करवाऊंगी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा आतंक शब्द कांग्रेस की देन है। भगवा रंग से आतंकी शक्तियों को डरना चाहिए। भगवा आतंक की पूरी कहानी कांग्रेस ने ही बुनी थी और उसे प्रस्तुत किया था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था, यह स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि अभी ऐसी सरकार है जो किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करेगी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एटीएस ने मुझे बंधन में बहुत प्रताड़ित किया। मुझे मानसिक और शारीरिक तौर से बिल्कुल तोड़ दिया गया। मुझे एटीएस ने अवैध तरीके से बंधन में रखा। एटीएस ने मुझे जितना प्रताड़ित किया उतना तो शायद परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को नहीं किया गया होगा। कांग्रेस ने मुझे खत्म करने का पूरा षड्यंत्र किया था। सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में 2 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 7 लोग मारे गए थे जबकि 79 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली। पिछले साल एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और इस लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार साध्वी प्रज्ञा अब बाहर आई। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को क्षमा करती हूँ जिन लोगों ने गलती से कोई अपराध कर दिया था, लेकिन मैं अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। जैसे भी होगा मैं कानूनी तौर पे उनको अवश्य सजा दिलवाऊंगी। एटीएस ने मुझे गैर कानूनी तरीके से रखकर इतना प्रताड़ित किया था कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई थी और मैं बेहोश हो गई थी और 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रही। एटीएस ने एडमिट किया मुझे फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से। उन्होंने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन मैं सन्यासी हूँ, इसलिए आत्मिक तौर पे मैं कभी नहीं टूटी, क्योंकि आज भी अगर मैं आपके समक्ष हूँ तो शारीरिक रूप से जरूर टूटी फूटी हूँ, लेकिन आत्मिक तौर पे जहाँ मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर विराजमान रहता है, उसको कहीं कोई आंच नहीं आने देते। भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये तो सिद्ध है। तो आज एक बात जानिए, और किसी को अगर किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो वो ईश्वर नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, सजा जो है लोअर कोर्ट ने दी है और ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सजा होना अपराधी का परिचायक नहीं है। तमाम सारे ऐसे कारण होते हैं कि किसी को भी अपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस बहुत प्रयत्न करती है। इन 9 वर्षों में मैं कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जो 2008 में
एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। तो जहां कांग्रेस पर जमकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस की साजिश का शिकार उन्हें बनाया गया, वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार से न्याय की उम्मीद करते हुए वर्तमान केंद्र सरकार की तारीफ की। क्या कुछ कहा, ये सुनो। कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये भी निश्चित है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र तो नहीं करेगी, परंतु ऐसी सरकार अवश्य है जो न्याय के लिए प्रयास करती है। और मेरा तो केस ही पेंडिंग था कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी किया मुझे स्वीकार है। तो एक लंबी लड़ाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लड़ी, जिन पर किस तरीके से जुल्म सितम किए गए। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जो है कांग्रेस की सरकार पर लगाए, उस वक्त की सरकार की तरफ से किस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, और साजिश रचने का आरोप भी यहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस की उस वक्त की सरकार पर लगाए हैं। हमारे इनपुट एडिटर अश्वनी त्रिपाठी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुहिम के जरिए उनकी आवाज उठाता रहा, उसे न्याय कहीं ना कहीं कहा जाएगा उस मुहिम का जो रंग है वो दिखाई देने लगा है। लेकिन कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हमला बोला है, और वो तमाम चीजें कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, ये सुदर्शन न्यूज पहले से कहता आया। बिल्कुल सुमित, और प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफ संकेत ये दिया है। उन्होंने कहा कि ये साजिश का नतीजा है और जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है उसको तो वो माफ कर देंगे, लेकिन जिन्होंने अपराध किया है यानी साजिश करने का जो अपराध किया है उसको वो उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगी और कार्रवाई करेंगी। निश्चित तौर पर यह संकेत साफ तौर पे जो यूपीए की सरकार थी और जो उसमें ताना बुना गया था एक हिंदू आतंकवाद को लेकर, सैफरन आतंकवाद को लेकर, उसमें ये एक उसकी शिकार हुई है, ये कहना चाहती थी। अब लीगल रेमेडी की बात करें, वो कानूनी प्रक्रिया होगी कि जब चूंकि अगर अदालत इनको बरी कर देती है तो ये कहेंगे कि इतना मेरे जो अत्याचार हुआ है उन जिन्होंने क्या है उसके ऊपर क्या होगा। लेकिन राजनीतिक माने इसके निकाले सुमित तो बड़े गहरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको याद दिलाना चाहूंगा इस मामले में कैसे एफिडेविट बदला गया। पहले आईबी और आरा की रिपोर्ट थी कि लश्कर तैयबा की एजेंट है, उसको वो अगस्त 2009 का रिपोर्ट था, लेकिन होम मिनिस्ट्री में चिदम्बरम के कहने पे ये उस वक्त के जीके पिल्लई जो सेक्रेटरी थे उन्होंने खुलासा किया था, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो आरवीएस मनी थे उन्होंने कहा मुझे टॉर्चर किया गया था इस एफिडेविट को बदलने के लिए, मेरे माँ बाप को धमकी दी गई थी जान से मारने की और मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका था। ये उन्होंने आके कैमरे के सामने खुलासा भी बीते साल किया है। तो ये पूरी साजिश से भी पता चलती है। जिन पॉइंट्स को आप बता रहे हैं या वो तमाम चीजें जो उस दौरान प्लांट की गई या जिसे एक साजिश के तहत इस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई कि ये पूरा जो मामला है ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बाहर आना सीधे तौर पर उनके लिए तमाचा है। और उम्मीद क्या की जाए, वो सीधे तौर पर दोषी हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची, उन्हें कब सजा मिले? यही संकेत उन्होंने दिया है कि जिन्होंने अत्याचार किया, इस टॉर्चर किया मेरे साथ, मैं तो माफ कर देती हूं साध्वी के नाते, लेकिन जो अपराध किया, साजिश की है एक भगवा आतंकवाद का, उन्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। संदेश साफ है कि वो लीगल कोर्स अपना सकती हैं, लेकिन इसके राजनीतिक माने बहुत गहरे होंगे। कोई अगर ऐसा अभियान लेके चलता है, साध्वी आप समझिए उसको, और वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कि उसको साजिश के तहत फंसाया गया था, तो इसके बहुत माने होते हैं जी, राजनीति में इसके बहुत माने होते हैं। ये संकेत साफ तौर पे है जी। अश्वनी, भगवा आतंकवाद एक उस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है उस दौरान 2008 के दौरान जो है घटित किया गया, जो बड़े उस दौरान नेता रहे उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को परोस दिया, उनके प्रस्तुता बन गए जो है तमाम उस वक्त के जो नेता रहे। इस वक्त में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बाहर आना और एक कड़ा संदेश देना कि भगवा रंग से वो लोग डरते हैं जो अपराधी होते हैं, उन्हें डरना चाहिए, और वो भगवा आतंकवाद का प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम लोग, उनके लिए तमाचा है। बिल्कुल के लिए तमाचा है। और आप देखिए, अगर साध्वी इस एक अभियान चलाती हैं, मुहिम चलाती हैं ऐसे साजिश के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि क्या जनमानस क्या होगा, क्या किस तरह के लोग इसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस भगवा आतंकवाद को लेकर के जो माहौल बनाने की यूपीए कोशिश कर रही थी वो अब खुलासा हो चुका है और उसमें कोई दम नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन इसके जरिए
कुछ निर्दोष लोगों को फंसाना, उनका जीवन नष्ट कर देना, बदनाम कर देना, ये बड़ा संगीन अपराध है और जनमानस इसको निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसी सूरत में अगर साध्वी आगे बढ़ करके इस आरोप को लगाते हुए करती हैं तो ये एक राजनीतिक हथियार बन सकता है सत्ताधारी दल के लिए यूपीए के खिलाफ, बिल्कुल, और बाकी उनके सहयोगियों के खिलाफ। किस तरीके के हालात जो हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने झेले हैं, किस तरीके की अमानवीय हरकतें, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, उसका जिक्र आज उन्होंने किया है। आज वो खुली हवा में सांस ले रही हैं, लेकिन उन्होंने जो हालात झेले हैं जेल में रहते हुए, उसे देखते हुए उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा था देश के राष्ट्रपति के नाम। क्या कुछ उस चिट्ठी में था, उस पत्र में था, ये आपको दिखा। मैं प्रज्ञा चंद्रपाल सिंह ठाकुर, उम्र 48 साल, पेशा कुछ नहीं, 7 गंगा सागर अपार्टमेंट, कटोदरा, सूरत, गुजरात राज्य की निवासी हूँ, जबकि मैं मूलतः मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। सूरत में सुबह के कोई 10 बजे मेरी सावंत से मुलाकात हुई, जो एलएमएल बाइक की खोज करते हुए पहले से ही सूरत में थे। सावंत से मैंने पूछा कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ और उस बाइक के बारे में आप पड़ताल क्यों कर रहे हैं। श्रीमान सावंत ने मुझे बताया कि पिछले सप्ताह सितंबर में मालेगांव में जो विस्फोट हुआ है उसमें वही बाइक इस्तेमाल की गई है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। मेरी बाइक का इस्तेमाल मालेगांव धमाकों में किया गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने सावंत को कहा कि आप जिस एलएमएल फ्रीडम बाइक की बात कर रहे हैं उसका रंग और नंबर वही है जिसे मैंने कुछ साल पहले बेच दिया था और आरटीओ के तहत जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करके बाइक की लेन देन पूरी कर दी थी। ये जो पत्र की कहानी कॉल करने तक जाती है, तो साध्वी जी जबलपुर में अपने आश्रम में थी और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने और एटीएस पुलिस ने ये कहा कि आप सूरत आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ साध्वी प्रज्ञा वहां सूरत पहुंच गई। उसके बाद उनको 10 तारीख को जो उठाया गया तो 24 तारीख तक, 14 दिनों तक पुलिस ने कहाँ रखा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। आज तक भी पुलिस ने न्यायालय को ये दी नहीं और न्यायालय ने सख्ती के साथ इस मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी को सख्ती से पुलिस के पास से निकाला नहीं। इन दिनों में उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके फेफड़े की कुछ जगह पर फेफड़ा भी फट गया और उसके कारण उनको एक निजी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अगर पुलिस ने उनको कुछ नहीं किया था तो उनको फेफड़े के इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करने की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब ना कोर्ट ने मांगा ना देश ने मांगा। मीडिया तो इस विषय पर चुप ही है। और फिर जो अत्याचार उन 14 दिनों में हुए और आने वाले फिर बाकी समय में जो होते रहे, उसके ऊपर भी साध्वी प्रज्ञा जी ने उस पत्र में जो उल्लेख किया है, क्या कहती है देखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर मुझे 10/10/2008 को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में पूछताछ के लिए ले जाने के बाबत मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। जबकि मैं चाहती तो मैं सावंत को अपने आश्रम में ही आकर पूछताछ करने के लिए मजबूर कर सकती थी, क्योंकि एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैंने सावंत पर विश्वास किया और उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कुछ नहीं छिपाया। मुझे सीधे काला चौकी स्थित एसटीएफ के ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद अगले 2 दिनों तक एसटीएफ की टीम मुझसे पूछताछ करती रही। उनके सारे सवाल 29/9/2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मैं उनके सवाल का सही और सीधा जवाब दे रही थी। अक्टूबर को एसटीएफ ने अपनी पूछताछ का रास्ता बदल दिया। अब उसने उग्र होकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे शिष्य भीमा भाई से पूछताछ की। वह मुझसे बेल्ट और डंडे से मेरी हथेलियों, माथे और तलुओं पर प्रहार करे। ऐसा करने से मना किया तो एसटीएफ ने पहले उसकी मारपिटाई की। आखिरकार वो एसटीएफ के कहने पर मेरे ऊपर प्रहार करने लगा।
और कोई शिष्य अपने गुरु को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए प्रहार करते वक्त वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि मुझे कोई चोट ना लगे। इसके बाद खानविलकर ने उसको किनारे धकेल दिया और बेल्ट से खुद मेरे हाथों, हथेलियों, पैरों, तलुओं पर प्रहार करने लगा। मेरे शरीर के हिस्सों में अभी भी सूजन है। 13 तारीख तक मेरे साथ सुबह, दोपहर और रात में भी मारपीट की गई। 2 बार ऐसा हुआ कि भोर में 4 बजे मुझे जगाकर मालेगांव विस्फोट के बारे में मुझसे पूछताछ की गई। भोर में पूछताछ के दौरान एक मूंछ वाले आदमी ने मेरे साथ मारपीट की, जिसे मैं अभी भी पहचान सकती हूँ। इस दौरान एसटीएफ के लोगों ने मेरे साथ बातचीत में बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे लगा कि मेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यह पत्र काफी लंबा भी है, लेकिन इसका एक और अंश आपको सुनाते हैं। एसटीएफ की इस प्रताड़ना के बाद मेरे पेट और किडनी में दर्द शुरू हो गया। मुझे भूख लगनी बंद हो गई। मेरी हालत बिगड़ रही थी। इसके बाद 23/10/2008 को सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन 24/10/2008 को मुझे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासिक की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां मुझे 3/11/2008 तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश हुआ। 24 तारीख तक मुझे वकील तो छोड़िए, अपने परिवार वालों से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे बिना कानूनी रूप से गिरफ्तार किए 28/10/2008 के पहले ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इसके बाद 1/11/2008 को दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। इसी के साथ मेरा नार्को टेस्ट भी गिरफ्तारी के पहले ही किया गया था। तो ये वो चिट्ठी थी जो देश के राष्ट्रपति को अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम की जानकारी देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल में रहते हुए दी थी। उन्होंने बताया था किस तरीके से जांच एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ किस तरीके से तमाम जुल्म सितम की इंतहा पार कर रहे हैं, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बने हुए इस खबर पर कुछ देर के बाद हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बड़ी बहन उपमा सिंह भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जो एक लंबी लड़ाई लड़ सुदर्शन न्यूज की मुहिम के असर के साथ अब बाहर आई हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के जुल्म सितम उन पर किए गए हैं और जिस तरीके की प्रताड़ना उन्होंने इन 9 सालों के दौरान झेली है, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। उन तमाम अपराधियों को जिनकी वजह से वो साजिश का शिकार हुई, उनको भी वो सजा दिलवाएंगे। मैं सुदर्शन न्यूज लगातार इन 9 सालों के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहा, जिसकी मुहिम का असर जो है वो अब नजर भी आया है। वहीं सुदर्शन न्यूज के परिवार ने लगातार उनके परिवार संपर्क रखा और जब सुदर्शन न्यूज के परिवार के साथ मुलाकात उनके परिवार के सदस्यों के साथ सुदर्शन न्यूज ने की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके का दर्द उनका है, वो भी सुनिए। 14 दिनों में जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उस घटना का भी कुछ ब्यौरा आप दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं बताता हूं कि 13 तारीख तक तो उनकी स्थिति यह चलती रही कि यह प्रश्न पूछते गए। 14 तारीख को उसी एटीएस की टीम ने साध्वी जी को काला चौकी से उठा करके किसी राजदूत नाम का वहाँ होटल है, उस होटल में कमरा बुक करा करके साध्वी जी और उसके सेवक भीम भाई पसरीचा दोनों को ले गए और उस होटल में ले जा करके एक सर्कल बना करके, इंस्पेक्टरों के सर्कल बना करके इस तरह से वो फुटबॉल के जैसे एक साइड से मारे तो दूसरे साइड आए, दूसरे साइड से मारे तो तीसरे साइड जाए, इस तरह से फुटबॉल के जैसे मारा। उस मारपीट में उनके हृदय पर एक लात पड़ी
जिसके कारण उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई, जिसको झिल्ली फटने के कारण बेहोश हो गई। और एटीएस के सारे स्टाफ मिलकर के फिर जब वो बेहोशी अवस्था में थी तो वहाँ के शुश्रूषा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, जहाँ 3 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर थी। और यह बात मैं संपूर्ण प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, शुश्रूषा हॉस्पिटल के डॉक्टर का यह रिपोर्ट है कि उनको निमोमीडियास्टेनम हुआ है। अब निमोमीडियास्टेनम डॉक्टर सारे जानते हैं कि फेफड़े की झिल्ली फट जाना और उसमें हवा भर जाना, ऐसी स्थिति में 3 दिनों तक वो बेहोश रही है। वहां से चौथे दिन, अब कुछ लीगल इनकी मजबूरियां थी एटीएस की, चौथे दिन इन्होंने फिर वहां से उठा करके वजह हॉस्पिटल में एडमिट किया। वजह हॉस्पिटल में कुछ तबीयत सुधरी, वहां से उठा करके फिर से केम हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया, वहां से ले जा करके फिर से काला चौकी में। यही प्रश्न और जो उनके साथ मारपीट हुई, सामान्यतः पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि किसी भी महिला का अगर इंट्रोगेशन करना है तो वहाँ महिला अधिकारी चाहिए, महिला पुलिस की ऑफिसर होनी चाहिए। तो ये आप जो बता रहे, ये तो सारे पुरुष थे। बिल्कुल। और पुरुष एक महिला को लात मारते थे भी जी। तो ये हाँ, वो भी सर्कल बना करके सारे पुरुष अधिकारी, क्योंकि इस तरह की बात होती थी। एक सुवर्णा सिंह करके स्टाफ, वहाँ लेडी स्टाफ थी एटीएस काला चौकी में, उनको मारने के लिए कहा गया। तो अब औरत का हाथ, महिला का हाथ और मारपीट कितने हद तक उनका चल सकता है। तो जब वो मार रही थी, मारती थी, वो अपनी पूरी ताकत से मारती थी, लेकिन उसकी मार को देख करके वहाँ के कुछ इंस्पेक्टर, जो अपने को जाबाज इंस्पेक्टर मानते हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना अपना धर्म समझा, उन्होंने अपने हाथ वो बाजू पर से कपड़े मोड़ करके और उस महिला स्टाफ को सिखाना चालू किया कि देखो मारने का तरीका कौन सा होता है। और उसके बाद उन्होंने ये परमवीर सिंह, खानविलकर और 12-13 ऐसे नाम हैं जिन्होंने पराक्रम पूर्वक महिला के ऊपर यह प्रयास किया कि देखो तुम कैसे यह स्वीकार नहीं करती हो कि मालेगांव में तुमने ब्लास्ट किए। एक उद्देश्य, एकमात्र इन लोगों का उद्देश्य था। यहाँ पर उनके शिष्य को कहा गया कि उनको मारो। जी, उनके शिष्य को कहा गया कि तुम इनको मारो। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं मार सकता, ये तो मेरे गुरु हैं। तो फिर उस शिष्य को भी उन्होंने बहुत मारा और शिष्य से भी कहा कि मारो। तो दीदी, तो अगर वो शिष्य दीदी को नहीं मार रहा था तो फिर वो उसे मार रहे थे। तो दीदी उसकी मार नहीं देख सकी, इसलिए दीदी ने कहा कि तुम मुझे मारो। तो उसने फिर मजबूरी में आके दीदी को मारा, दीदी को बेल्ट मारे। और जब मैं उनसे मिलने गई थी काला चौकी में, तो मैंने देखा था कि दीदी के इतने इतने हाथ जो थे वो काले थे। पिटाई करते थे और गर्म पानी करके उसमें नमक डाल करके बोलते थे इसमें हाथ डालो। नारियल की रस्सी देते थे कि इस रस्सी से घिसो, इस तरह करके। और उस लात जो बार बार इन लोगों ने फुटबॉल बना करके मारा, उसके कारण उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण आज 7 वर्षों से साध्वी जी अपने पैर पर स्वयं खड़ी नहीं हो पाई है। इसमें थोड़ी सी बात और विचारणीय मैं बता रहा हूँ कि जो उनके स्पाइनल में भी जख्म हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, कमर की हड्डी टूट गई, मन के खिसक गए। और एक यूथ, यंग और वो भी डायनामिक यंग व्यक्ति की हड्डी टूटने के लिए तो बहुत बड़े टॉर्चर की जरूरत है। एक CPA BPA ट्रेंड और फिजिकल कंप्लीट फिटनेस, जो दूसरे को फिजिकल की शिक्षा दे, जो उदाहरण स्वरूप जिनका बॉडी था, उसको इस प्रकार से पीट पीट करके तोड़ दिया। उनके स्पाइन में जो तकलीफ हुई है उसका कारण ये था कि जब उनको खड़े करके मारते थे, उन्हें खड़े करके मारते थे, फिर एक और तरीका उन्होंने निकाला कि ये मार से नहीं टूट रही हैं, मारने के पिटाई कर करके भी ये बात नहीं कबूल रही है कि हाँ उन्हीं ने किया है ब्लास्ट। तो उन्होंने फिर गालियां देनी चालू की,
माँ, पिताजी, बहन, भाई, यहाँ तक कि उनके गुरुदेव को भी उन्होंने बहुत गालियाँ दी जो वो नहीं सुन पाती थी। और एक बार तो उन्हें खड़ा किया कि खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। उन्होंने एक जब थक जाता था मारते मारते तो दूसरा मारने लगता था। इस तरह से सारे लोग उन्हें मारते थे और फिर बोले स्टूल पे बैठ जाओ। तो जब दीदी बैठने लगी तो एक ने स्टूल खिसका दिया और दीदी धम से नीचे गिरी, बेहोश हो गई। और इसी कारण उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई कि आज भी वो बिस्तर पे हैं। इस देश के अंदर एक आतंकवादी को रखा जाता है तो उसे बिरयानी खिलाई जाती है। अगर उसके साथ फांसी देने की उसकी बात आती है तो उसके बाद रात को कोर्ट खुलवा दिए जाते हैं, आधे रात के वक्त में जो है कोर्ट खुल जाते हैं। तो ये कैसा न्याय है और किस तरीके के जुल्म-ओ-सितम जो इनके साथ किए गए हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ सहा है। हमारे साथ उपमा सिंह जुड़ रही हैं जो बड़ी बहन है यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। उपमा जी, कोई शब्द नहीं है जो बता सके कि जो कुछ झेला है यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, आज जब वो बाहर आई हैं, एक खुशी की बात भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी है। अब क्या उम्मीद है वर्तमान सरकार से, न्याय की किस तरीके से आस कर रहे हैं और आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? आज प्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हरिओम जी भी बोलिए। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ जी, ताकि वो किसी और के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें भविष्य में, क्योंकि जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है तो निश्चित रूप से उनको उसकी सजा तो मिलना चाहिए जी। और अभी स्वास्थ्य उनका बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हमारी प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, सबसे पहले वो स्वस्थ हो जाएं, इसलिए उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है जी। 9 साल तक वो जो है कारावास में रही, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म-ओ-सितम होते रहे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और जब सुदर्शन न्यूज़ ने इस पूरी मुहिम को उठाया या परिवार से या आपसे जब भी हम संपर्क में आए तो आपने बताया कि किस तरीके से उन पर जुल्म-ओ-सितम होते रहे हैं। इस देश के अंदर आतंकवादियों के लिए रात के वक्त जो है कोर्ट खुलवाए जाते हैं, उन्हें बिरयानी खिलाई जाती है। आखिर एक महिला के साथ ये सब होना नहीं। और विडम्बना तो ये कि सारे पुरुष थे उस समय जिन्होंने मारपीट की, वो सारे पुरुष थे, एक भी महिला उसमें नहीं थी जी। सारे लोग पुरुष थे और पुरुषों ने ही मारपीट की उनके साथ, मेंटली टॉर्चर भी किया उनको, यहाँ तक कि उनकी रीढ़ में तकलीफ हो गई है और भी बहुत सारी तकलीफ उनको हुई है, फेफड़े की झिल्ली फट गई है, करीब 5 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया उनको। ये सारी चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा कहने की स्थिति में भी फर्क रहते हैं जितना टॉर्चर उन्होंने किया। उन्होंने सीधे तौर पर जी उपमा जी सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार जो उस वक्त की थी, ये पूरी साजिश जो है उनकी थी, उन्हें उन्हीं की तरफ से इस पूरे ताने बाने को बुना गया, तमाम जो पॉइंट्स थे वो प्लांट किए गए, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द दे दिया गया। जी निश्चित रूप से षड्यंत्र और वो भगवा को आतंकवाद साबित करने के प्रयास में ही ये सब उन्होंने किया, परंतु सत्य सत्य होता है और भगवान की कृपा से सत्य की जीत हुई जी। भगवा आतंकवाद न था, न है, न कभी होगा। वसुदैव कुटुंबकम की धारणा पर चलने वाले लोग हैं, हम इस तरह का कोई कर्म नहीं करते हैं और न किसी इस तरह के अपराध में विश्वास रखते हैं। तो भगवा सदैव पोषक रहा है धर्म का, समाज का। भगवान ने कभी ऐसा कोई काम ना किया है, ना वो कभी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ उपमा जी, आप जुड़ी और आपने बताया कि किस तरीके से अब आगे इस पूरे मामले को लेकर बढ़ा जाएगा, क्योंकि न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई उन्होंने यहाँ पर लड़ी है। अश्विनी त्रिपाठी हमारे इनपुट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, हमने भी लगातार इस पूरी मुहिम को दिखाया, लगातार उस मुहिम के साथ हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ बने रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए सीधा और चुनौतीपूर्ण सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप अब कांग्रेस सरकार पर उठ रहे हैं। बिल्कुल सुमित, और एक तथ्य और रखना चाहूंगा आपको मैं जी कि 2008 का मालेगांव ब्लास्ट और 2007 में जो सभ्यता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ था और अजमेर ब्लास्ट हुआ था, उसके लिए अमेरिका की जो फेडरल ब्यूरो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट जो थी कि ये लश्कर तैयबा का आरिफ कास्म, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर था आरिफ कास्मी जी, उसने फंडिंग की थी, पूरा इसको ऑर्गेनाइज किया था इस धमाके के लिए, और इसकी जानकारी आईबी और रा ने भी दी थी। बावजूद इसके यूपीए सरकार के दौरान इसे हिंदू
और सैफरान आतंकवाद से जोड़ने की और कड़ी से कई कड़ियां खड़ी की गई थी इसके लिए। जी अब उसकी जानकारी देखिए, फिर से अभी एनआईए के जो चीफ शरद कुमार थे वो गए थे यूएस में, दोबारा उन्होंने इनपुट लिया। यूएस ने कहा था हम पहले ही आपको दे चुके हैं और इसके बारे में जानकारी के फिर से लेके आए और कोर्ट में उसको रखा गया, कोर्ट में उसको एक तरह से एविडेंस के तौर पे रखा गया। तब ये प्रज्ञा ठाकुर बाहर आई हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं थे, सबूत को गढ़ा जा रहा था। एटीएस जो है, चाहे कर्नल पुरोहित को या इनको फंसाने के लिए एटीएस सबूत गढ़ रही थी। एनआईए पहले रिपोर्ट यूपीए सरकार के दबाव में कुछ और देती है, लेकिन जब बाद में जब सबूत को खंगाला जाता है, कोर्ट उनसे सवाल करता है, तो फिर वो मानते हैं कि हाँ प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यहाँ के कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी जो आरोप बन रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे उन्हें बंद लिफाफे में जो जवाब दिया है उसको जवाब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहा गया उसमें जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें दोषी नहीं करार देने की बात कही है, क्योंकि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी थे। अब देखिए, जब छूट रहे हैं कुछ दिनों बाद कर्नल पुरोहित भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मौका हटा लिया गया है। अब वो कहते हैं कि गैर कानूनी अपराध करने के मामले में एक तरह से उन्हें दोषी बनाया गया, जो कि कम है। सबूत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे देखा जाएगा, क्योंकि सबूत वैसे भी नहीं है। तो लेकिन इस साजिश का अब जो खिलाफ जो एक तरह से वो निकालेंगे, जो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे और हम इसको मूवमेंट बनाएंगे, ये यूपीए के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये यूपीए अलायंस के लिए घातक साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अब इस पूरी साजिश की जो परतें हैं, क्योंकि अब साथी प्रज्ञा ठाकुर भी खुद उन तमाम चीजों को बताएंगी कि उन्होंने क्या कुछ झेला है उस दौरान। हालांकि वो तमाम चीजों का जिक्र एक तरफ जहां कर रही हैं, वहीं सवाल उन तमाम जांच एजेंसियों के लिए भी है जिनकी तरफ से इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया, एक महिला के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार को किया गया है। तो जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आज रिहा होने की खबर आई, एक अच्छी खबर सामने आई, तो वहीं पूरे देश को हिला देने वाली खबर भी सामने आई। हिंदी फिल्मों में अपने वक्त के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में शुमार विनोद खन्ना नहीं रहे। विनोद खन्ना पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। विनोद खन्ना फिल्मों के अलावा राजनीति में भी सक्रिय थे। विनोद खन्ना सुपरस्टारडम के अपने करियर को बीच में छोड़ 80 के दशक में संन्यास लेकर ओशो के कम्यून में अमेरिका चले गए। विनोद खन्ना के जीवन और करियर पर पेश है सुदर्शन न्यूज की श्रद्धांजलि। विनोद खन्ना की मौत के साथ बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया। वो युग जिसमें विनोद ने अपने एक्शन और डायलॉग डिलीवरी से पर्दे के रास्ते लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। वो युग जिसमें ये स्टार रियल लाइफ की जिंदगी को हर किरदार में रियल कर देता था। फिल्मों के उस महान युग का अंत ऐसे ही नहीं हुआ। इस हीरो को कैंसर से दो हाथ करने पड़े, मगर असली जिंदगी के कैंसर नाम के इस खलनायक से ये हीरो इस बार हार गया। ए तुम, हाँ तुम इधर आओ। अपन कोई लफड़ा नहीं किया साहब, कोई लफड़ा नहीं किया। अपन का तो लाइसेंस बाहर है, ये देखो लाइसेंस नंबर 108 इधर चिपकाया है कि नहीं। विनोद खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद इनका परिवार मुंबई आकर बस गया। इनके पिता किशन चंद्र खन्ना एक बिजनेसमैन थे। मां कमला खन्ना एक गृहिणी थी। 1960 के बाद की उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहां से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब, सोचिए कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। विनोद खन्ना ने अपने पारिवारिक माहौल से अलग अपनी राह चुनी। माया नगरी की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आ गए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के आसपास अगर कोई अभिनेता रहा है तो वो विनोद खन्ना ही थे। खलनायक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना ने 1968 में सुनील दत्त के साथ फिल्म मन का मीत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश जैसी कई सफल फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाए। पहली बार वो बतौर नायक 1971 में हम तुम और वो में नजर आए। हत्थे पर गोली नहीं चलाते, समझे? इधर आओ। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच स्टारडम की एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता थी। दोनों में से कोई भी सुपरस्टार हो सकता था। दोनों अभिनेताओं ने साथ में मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उस समय तमाम फिल्मी आलोचकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि विनोद खन्ना अभिनय में अमिताभ पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे समय में जब अमिताभ से विनोद खन्ना की फिल्मों में कड़ी टक्कर हो रही थी, विनोद खन्ना ने संन्यास ले लिया और वो ओशो के अमेरिका में बने आश्रम में चले गए। 1987 में वापस आने के बाद उन्होंने फिर फिल्मों में धमाकेदार शुरुआत की। हाल के दिनों में विनोद खन्ना दबंग, दबंग 2 और वांटेड में सलमान खान के पिता की भूमिका में काफी चर्चित रहे। अभिनेता विनोद खन्ना ने राजनीति में भी सफल पारी खेली। साल 1997 और 1999 में वो 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से बीजेपी के सांसद चुने गए। 2002 में वो संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री रहे। बतौर मंत्री 6 महीने बाद ही उनको अटल जी की सरकार में बेहद महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया। 27 अप्रैल 2017 को इस सफल अभिनेता, सफल नेता और एक बेहद नेक इंसान के निधन ने भले ही हमसे विनोद खन्ना नाम का इंसान छीन लिया हो, मगर आम लोगों के दिलों में विनोद हमेशा जीवित थे, जीवित रहेंगे, क्योंकि विनोद खन्ना जैसे लोग कभी मरते नहीं। मशहूर गायक अभिजीत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, एक अपूर्णीय क्षति है बॉलीवुड हस्तियों की, बॉलीवुड जगत के लिए और इसके अलावा पूरे देश के लिए। आप विनोद खन्ना साहब को किस तरीके से याद कर रहे हैं? हेलो जी अभिजीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी जी, एक अपूर्णीय क्षति है अभिजीत जी पूरे देश के लिए, फिल्म जगत के लिए भी और राजनीतिक जगत के लिए भी। आप विनोद साहब को आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, ये लोग ऐसे क्षति और उसके लिए नहीं आते हैं। ये देश को आते हैं एक इंस्टीट्यूट की तरह, ये देश में आते हैं एक इंस्टीट्यूट की तरह जी, जो देश को एक गाइड करके जाते हैं या कुछ नयापन सिखा के जाते हैं। जितना उनको करना था उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसके पहले, विनोद खन्ना के पहले और बाद में भी विनोद खन्ना जैसे पर्सनालिटी, एक मर्द, एक मैचो हीरो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है। सब रोमांटिक है, सिंगिंग है, रॉकिंग स्टार्स हैं, लेकिन एक मैचो मैन मेरे ख्याल से बहुत कम हुए हैं। लेकिन विनोद खन्ना ने एक अपना एक एग्जाम्पल था, क्योंकि आज 5 फुट के ज्यादातर हीरो, देश के सबसे बड़े हीरो लोग 5 फुट के हैं और 6 पैक लेके चलते हैं जी, लेकिन विनोद खन्ना ने जितना भी किया एक रियल इंडियन मैचो मैन की तरह वो रियल हीरो बने और उन्होंने कभी टिपिकल फिल्मी अंदाज नहीं दिखाया अपने गैर फिल्मी जिंदगी। वो पर्सनालिटी जो है वो किन्हीं शब्दों में बंधी नहीं कभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत साहब। हमारे साथ रजा मुराद साहब भी हैं। रजा मुराद साहब, एक ऐसा शख्स हमने खो दिया है जो अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशन था। आप कितने करीब थे, कितनी करीब से उन्हें जानते हैं, अगर आप हमें बता सकें? मेरी उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी है जी। मैं उन्हें अर्ली 70s से जानता हूँ जी, और हमने काफी फिल्में की उनके साथ। बुनियादी तौर पे शर्मीली तबीयत के थे और बहुत जल्दी खुलते नहीं थे किसी के साथ, कम बात करते थे। औरों में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर बात करने की आदत होती है या लोग लाउड हो जाते हैं या अटेंशन पाने के लिए जोर से बात करते हैं या कुछ जी, ऐसी बातें करते हैं जिससे कि न्यूज बन जाए,
वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे जी। वो खामोश रहते थे, वो अपना काम बिल्कुल। करते थे और 1968 से 2017 तक कभी एक भी उनका कोई विवादित बयान नहीं आया। बिल्कुल। कभी उन्होंने खुद की तारीफ नहीं की। शायद यही जो उनकी खासियतें थी, ये उन्हें तमाम अलग बनाती थी और इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं आज पूरा जो देश है वो याद कर रहा है। तमाम फिल्मी जो हस्तियां वो याद कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजा मुराद साहब। सच है कि विनोद खन्ना जैसा व्यक्तित्व कभी मरता नहीं है और इसीलिए आज विनोद खन्ना साहब को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। सुदर्शन न्यूज भी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता है। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं। जय हिंद।